नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस का चिंतन शिविर हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए कि कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला नए सिरे से शुरू हो गया है। चिंतन शिविर के बाद गुजरात में कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उसके अगले ही दिन पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुनील जाखड़ तो चिंतन शिविर के दौरान ही फेसबुक लाइव करके पार्टी को गुड लक और गुड बाय कह चुके थे। कांग्रेस के हलकों से खबर आ रही है कि कई और बड़े नेता भी पाला बदलने की फिराक में हैं। बस फैसले के लिए उन्हें सही वक्त का इंतजार है। कांग्रेस में नए सिरे से शुरू हुए इस विघटन को रोकने की फिलहाल कोई कोशिश आला कमान की तरफ से होती दिखाई नहीं दे रही। गौरतलब है कि इसी साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। इससे कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। गुजरात के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी 2014 से गुजरात मॉडल के नाम पर ही देश भर में लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की चुनौती बीजेपी के इस मॉडल को ध्वस्त करने की है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए कहीं से प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देती। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं की आपसी सिरफुटवल और उसकी वजह से नेताओं का पार्टी से दूर होना पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कमजोर कर रहा है। इन्हीं तमाम समीकरणों से ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है तो कांग्रेस के बागी कांग्रेस तोड़ो अभियान। कांग्रेस की चिंतन बैठक से ये तो साबित हो गया है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बनना। लगता है कांग्रेस को 2 लोकसभा और भारतवर्ष में हो चुके विधानसभा और फिलहाल में हो चुके विधानसभा से शिक्षा नहीं मिली है। जो गत आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की है, उसके विषय में जो चिंतन बैठक करी, ये चिंतन बैठक कारण है कि आज कांग्रेस की नीतियां और देश की गद्दारियों की बात करने वाले और गद्दारों के साथ देने वालों को कांग्रेस के जो वफादार कार्यकर्ता हैं छोड़ के जाने लगे हैं। अगर अभी भी चिंतन बैठक का चिंतन मनन नहीं करा, वो दिन दूर रहेगी, कोई नाम लेवा कांग्रेस का नहीं होगा। कांग्रेस में निश्चित रूप से भगदड़ मची हुई दिख रही है। कौन लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? वो नेता जिन्हें कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई या पूरी होती नहीं दिख रही हैं। ऐसे नेता निराश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। सुनील जाखड़ लंबे समय से पार्टी में थे और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उनका नाम था और किसी वजह से हट गया और पार्टी बुरी तरह हारी भी। तो सुनील जाखड़ का एक समझ में आता है कि वो अपनी पार्टी में उचित ओहदा नहीं हासिल कर पाने के कारण नाराज थे। हार्दिक पटेल को भी यही चाहिए कि गुजरात उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता। तो इन दोनों ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन प्रश्न पार्टी सिर्फ छोड़ने का नहीं है। पार्टी छोड़कर ये जा कहाँ रहे हैं? उस पार्टी में जा रहे हैं जिनके खिलाफ लड़ने की ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहे थे। तो ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये तो कांग्रेस की चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन जब यही लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए ये सुकून की बात है कि ऐसे पद लोलूप जिनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, चूंकि उनको मौके नहीं मिले तो अब वो मौके तलाशने बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बीजेपी में चले जाना ही कांग्रेस के हित में। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, आप कोशिश तो कर रहे हैं कि ठीक है आप निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन पहले आप अपनी पार्टी को तो जोड़ लें सर। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस तोड़ो अभियान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी पल्लवी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जो अपनी स्वार्थपरता के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हार्दिक पटेल जी की बात कह रहे हैं। हार्दिक पटेल जी का कितना दिन हुआ था पार्टी में आना, और
पार्टी ने जो उनको कद देने का काम किया, तो उनको कद नहीं, उनको पद चाहिए। मुझे लगता है कि उस पद के लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में, आपके माध्यम से पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में है। तो जैसे माननीय सुनील जाखड़ जी हैं, बहुत पुराने 50 मतलब 3 पीढ़ी उनकी गुजर गई इस पार्टी में, जो उन्होंने बताया है और है भी, हकीकत भी है। लेकिन पंजाब में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको पंजाब में कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं दिया गया, जिसके वजह से वो आज पार्टी छोड़ने में छोड़ चुके हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी से कहीं कहीं बात हुई है और वो उनको कहीं अच्छा पद मिलेगा, इसलिए वो चले गए। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारी टूट रही है। कांग्रेस में तो अभी इतने नेतृत्व है, इतने जन सैलाब है लोगों के पास की टिकट देने में भी मारामारी होता है। लोकसभा का टिकट हो, विधानसभा का टिकट हो, वो अलग बात है कि अभी एक समय जो है कांग्रेस का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इसी बीच कुछ लोग छोड़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि माननीय आरपीएन सिंह जी हमारे पार्टी में थे, उनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, काफी सम्मान था पार्टी में उनको, लेकिन कहीं कहीं से उनका एडजस्टमेंट हुआ और वो चले गए पार्टी छोड़ करके। तो इस ढंग से लोग जाते हैं, उनका निजी स्वार्थ होता है। यदि नीति और सिद्धांत हो, जब हम भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के मतलब बिल्कुल उल्टे हैं। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी जो जनहित में काम नहीं होता उनके विरोध में हम काम करते हैं, तो उस मुद्दे को छोड़ करके एकाएक आप उसी धारा में चले जाना, इसका मतलब हुआ कि आप कहीं न कहीं उस ढंग से आप स्वार्थपरता की राजनीति करते हैं, वो राजनीति जो जनहित में आप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन पर टिप्पणी करना बेकार है। मैं चाहता हूं कि ठीक है, जिनको रहना है रहे, सिद्धांत और जो पार्टी का नीति है उसके राह पे यदि चले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, बात सिर्फ हार्दिक पटेल या सुनील जाखड़ की नहीं है, ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है और आप भी जानते हैं कि कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। बावजूद इसके आप बस ये कह के कैसे बचकर निकल सकते हैं कि उनका निजी स्वार्थ था इसलिए वो पार्टी को छोड़कर चले गए। अगर आप हार्दिक पटेल के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे भले ही पद दिया गया था, लेकिन गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझे काम नहीं करने दिया। सुनील जाखड़ के साथ आपको लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया? ये काम तो फिर उन्हें कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी, पंजाब में चुनाव था, उसी समय कर देना था, जब आप अभी रहे नहीं सत्ता में। वहां पर अभी हाल फिलहाल कोई खास जनाधार आपका नजर नहीं आ रहा है, उस बीच में सुनील जाखड़ गए हैं। सर, जब आप वहां चुनाव लड़ रहे थे तब तो वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हुए थे, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह जैसे सरीखे नेता, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सरीखे नेता, इसके अलावा असम के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और ना जाने ऐसे कितने बड़े नेता हैं, सचिन पायलट भी चले जाते। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और उसके बाद आप कैसे इन पर सिर्फ निजी स्वार्थ का आरोप लगा सकते हैं? सीके ठाकुर जी, आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए तो उनको मंत्री तो बनाया गया ना। आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जिसकी वैल्यू नहीं है, अगर वो कहीं और जाए तो वहां पर भी उसकी वैल्यू ना की जाए, आप ये चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी चली गई, ये भी बात है। और इस ढंग के लोगों से पार्टी को सावधान रहने की भी जरूरत है। लेकिन यदि कुछ कमी है तो उसको कांग्रेस पार्टी, उनके शीर्ष नेतृत्व माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, ये लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाए नहीं। बातचीत करने को लोग एग्री हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अब जिनकी इच्छा हो गई तो जाएंगे तो कौन रोक सकता है? जो भी आपके यहाँ से जा रहा है वो लगातार एक ही बात कह के जा रहा है कि हमें तो मुलाकात के लिए भी समय नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। प्रदीप भटनागर जी, चिंतन शिविर का रस निकलना शुरू हो गया है, ये बात कही थी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कि उन्होंने चिंतन शिविर किया है, अब उसके परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। जी, आपने कांग्रेस के विषय में आज रखा है, आपने डिबेट रखी है, वैसे किसी पार्टी के विषय में राइट नहीं बनता बोलने का, मगर चिंतन मनन की अगर बात अगर रखी है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और कार्यकर्ता होता है जो एक पार्टी को पौधे की तरह सींचता है और उसे बड़ा करता है कि मुझे छांव देगी। जब पेड़ ही जब सफेदे का हो और छांव नहीं तो किस काम का, तो मजबूरी बन जाती है आदमी की। अभी आरपीएन सिंह जी का इन्होंने नाम लिया, आरपीएन सिंह जी के देखिए जाने से कुशीनगर में क्या हुआ कि जो एक अपनी होती थी प्रत्याशी कांग्रेस से थे, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, जिला इकाई खत्म हो गई पूरी।
आरपीएन सिंह को उन्होंने भी अभी स्वार्थ का इल्जाम लगाया, ज्योतिराज सिंधिया पे स्वार्थ का इल्जाम लगाया। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप थोड़ा सा मुझे आरपीएन सिंह जी बता दीजिए, ये स्वार्थ थे हेमंत बिस्वा जी, आरपीएन सिंह जी, त्रिपुरा के जो माणिक शाह जी है वो, ये सोनोवाल जी, सुनील जाखड़ जी, हार्दिक पटेल जी, जायसवाल जी, वनिता बहुगुणा जोशी जी, आरपीएन सिंह जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, आदित्य सिंह जी, सुप्रिया एरोन, इमरान मकसूद, हरिंदर मलिक, यूसुफ अली, हैदर खान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो ये सारे गद्दार थे। लिस्ट मेरे पास और भी है, मेरे पास मैं करीब 50 नाम गिनवा सकता हूँ। क्या ये सारे गद्दार थे, स्वार्थी थे? आपकी पार्टी में ये वो जड़ थी जिन्होंने नींव मजबूत करके आपके पेट को खड़ा कर रखा था, जो पेट टेढ़ा हो चुका है, और आप उन्हें स्वार्थी कह रहे हैं, और सब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और एक नहीं कई बार रह चुके हैं, आप उन्हें स्वार्थी कैसे कह सकते हैं? ऐसा आपको नहीं लगता कि जब ये मंत्री पद में थे तो इन्हें दबा के रख रखा था, इनके काम नहीं करने देते थे, देश हित में कुछ करना चाहते थे, आगे नहीं आने देते थे, आपने प्रेशर में ले रखा था, इसलिए आपकी पार्टी को आज उन्होंने मजबूरी में छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। ये तो वही आपके मंत्री और सांसद रहे जो आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और आज खुल के काम कर रहे हैं देश के लिए, तो वो गद्दार लगते हैं आपको क्या? नहीं, गद्दार नहीं कहा प्रदीप जी, गद्दार नहीं कहा, स्वार्थी कहा मैंने, गद्दार नहीं कहा। नहीं, एक ही बात नहीं होती है, दोनों में दो अंतर होता है। नहीं, आपने स्वार्थी कहा, तो स्वार्थ तो गद्दार होता है ना, स्वार्थ है। नहीं सर, देखिए स्वार्थी अलग है, गद्दार अलग है, दोनों शब्दों में काफी अंतर होता है प्रदीप जी। और आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इनमें से ये जो नेता जा रहे हैं वो आप ही के पास आ रहे हैं। और हम सुन रहे थे प्रेम कुमार जी जब बाइट दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये वो नेता हैं जो किसी समय में पदभार ग्रहण करते हैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए, आपके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए, लेकिन अंततः वो आप ही के पास आ जाते हैं। ऐसा क्या चमत्कार होता है या ऐसी कौन सी अंतरात्मा जाग जाती है कि उन्हें याद आता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना है? देखिए पल्लवी जी, जब राजनीति स्टंट है ये, और राजनीति में जब किसी पार्टी में आदमी होता है तो अदर पार्टी के अच्छाई तो ढूंढता नहीं, बुराई ढूंढता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी से अगर कांग्रेस में चला जाए, जो देखिए ना नवजोत सिंह सिद्धू कितना कोसते थे मनमोहन सिंह जी को, ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जो आज कांग्रेस के जो है आज गोदी में खेल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के बारे में, सोने जी के बारे में क्या कहते थे, राहुल जी के बारे में, पप्पू नाम किसे रखा राहुल जी का, उसने रखा जो आज पार्टी में इनके जो गोदी में बैठे नवजोत सिंह सिद्धू। तो राजनीतिक सिस्टम है, जिधर जाता है आदमी उदय गुण गाता है। चलिए ठीक है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। ओके सर, ओके। प्रेम कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? सर आपका, मैं जब बाइट सुन रही थी तो आपका मैं जितना समझ पाई हूँ पर्सपेक्टिव वो ये है कि अच्छी बात है कि कांग्रेस से इस तरह के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ये कांग्रेस की भलाई के लिए है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि इस हिसाब से तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर सारे नेता चले जाएंगे? देखिए, कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई छोड़कर जाता है तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है उस पार्टी के लिए, नुकसान ही होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई उससे अलग हो रहा है। पर मैं एक बात ये और कहता हूं कि जब युद्ध ठनता है, महाभारत ठहरती है, तो याद कीजिए युधिष्ठिर क्या उद्घोष करते हैं कि महाभारत होने वाला है। जो लोग ये जानते हैं अब भी वक्त है उस तरफ जाने का, आप जा सकते हैं, बिना भय के जा सकते हैं, और क्योंकि आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ रहें या उस तरफ रहें महाभारत में। और ये हर युद्ध में उम्मीद करता है सेनापति कि उसके साथ जो रहे वो निष्ठा के साथ रहे। तो आज अगर 2024 की लड़ाई सामने है, उसको अगर महाभारत का वक्त समझे तो कुछ समय पहले याद करें कि राहुल गांधी ने कहा था कि जिनको हमारी विचारधारा पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़ सकती है। तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं, अगर विचारधारा पसंद नहीं है तो युद्ध से पहले आप निष्ठा बदल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए ये सोचने की बात है कि अगर लगातार उनसे निष्ठा बदलकर लोग छोड़ते ही रहेंगे, उनके साथ जुड़ने वालों की भी फौज होनी चाहिए। तो उसका अभाव अगर है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि उसकी विचारधारा किसी को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों केवल उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे, ये चिंता का विषय जरूर है।
जी। आप भी मान रहे हैं कि निजी स्वार्थ की वजह से कांग्रेस के इतने बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास कुछ करने को नहीं रहा, पदभार है नहीं हमारे पास, तो इसलिए वो छोड़कर जा रहे हैं इनका साथ। इसको एग्जैक्टली निजी स्वार्थ बोलना बहुत सही नहीं होगा। जी। मेरा मानना है कि देखिए, पॉलिटिक्स में जो प्रोफेशनल ग्रोथ जैसे हम लोग बोलते हैं नौकरी पेशा में, उसी तरह से पॉलिटिकल ग्रोथ भी पॉलिटिक्स में एक जरूरी फैक्टर होता है। तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में चूंकि बीजेपी हार गई, वहां पॉलिटिकल ग्रोथ नेताओं को नहीं दिख रहा, तो वहां बड़ी संख्या में बीजेपी छोड़ने वाले आपको नजर आ जाएंगे जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े। चूंकि बीजेपी पूरे देश में ग्रो कर रही है, इसलिए पूरे देश में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। पूरे देश में कांग्रेस डिक्लाइन हो रही है, नकार दी जा रही है, तो वहां ये उदाहरण आपको ज्यादा है। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्तिगत ग्रोथ और पार्टी का ग्रोथ अगर अलाइन करता है, एक दिशा में हो जाता है, तो लोग साथ चलते हैं। जब यहाँ बाधा पड़ती है तो फिर अलग होते हैं। बीजेपी से आप देखेंगे पहले भी उमा भारती अलग हुई, फिर वापस आई। आपको बड़े बड़े नेता येदियुरप्पा अलग हुए, फिर वापस आए। झारखंड में बाबूलाल अलग हुए, वापस आए। सब बड़े बड़े नेता थे, लेकिन वो लोग बीजेपी से अलग हट करके कांग्रेस में नहीं गए, वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये एक मार्केबल बात है। लेकिन कांग्रेस से लोग हट करके सीधे बीजेपी में जा रहे हैं। आज बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। 6 प्रदेशों में कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है कि आपकी विचारधारा की क्या इतनी डाइल्यूट है कि आप कांग्रेस युक्त हो रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं, आपको किसी तरह सरकार बनानी है। जी ठीक है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है ठाकुर साहब कि आपकी जगह है आम आदमी पार्टी लेती जा रही है, और अब तो आम आदमी पार्टी को लगता भी है कि आप देख लीजिए कांग्रेस भी तो 2 राज्यों में और हम भी 2 राज्य में हैं, तो वो आपका विकल्प बनने की तैयारी में। अब क्योंकि आने वाले समय में फिर से विधानसभा चुनाव है और गुजरात और हिमाचल प्रदेश तो ऐसे राज्य हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश ही आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि इससे आप ही का सीधे सीधे नुकसान है? वैसे भी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी ने काटे आपके, तो वो आम आदमी पार्टी ही थी। जी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आज जिस स्तर पे मेहनत कर रही है, वो पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिस ढंग से अपनी राजनीति और हिंदुस्तान की राजनीति को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस का एक विकल्प बनने के लिए वो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। तो हमको भी, मतलब कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम किस ढंग से मेहनत करें ताकि आम आदमी पार्टी या कोई ऐसी पार्टियां हम पे चढ़ नहीं पाए। हमको इस ढंग का चिंतन करने का विषय है हम लोग के लिए, और हम लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं, कर रहे हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि चिंतन शिविर जो वहाँ पे हुआ है उदयपुर में, उसके बाद लगातार बैठकें चल रही है और उसी स्तर पे प्रयास चल रहा है कि 2024 में इधर जो 5 राज्यों का चुनाव होना है, चिंतन शिविर का कुछ तो असर नजर आता ना ठाकुर साहब, चिंतन शिविर का कुछ थोड़ा बहुत तो असर नजर आता ना, असर तो नेगेटिव नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा खुश हो रही है कि देखिए ये तो चिंतन, आप पे क्योंकि कसीदे पढ़े जा रहे हैं ना अब कि ये चिंतन शिविर को अभी 8 दिन भी नहीं हुए और उसका रस निकलना शुरू हो गया है, परिणाम निकलना आने लगा है, तो ये सारी बातें भी तो कही जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है, वो निगेटिव पॉलिटिक्स करके, कांग्रेस के प्रति निगेटिव बातें करके, वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन बातों को निकाल करके जनता के बीच कांग्रेस को मैनेज करने के प्रयास करती है, और कांग्रेस को इसी चीज पर विजय प्राप्त करना है। प्रदीप जी बताना चाह रही है कि कांग्रेस जो है बिल्कुल नाकाम है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो कोई मतलब हिंदुस्तान विरोधी हैं, तो इन सब चीजों को हमें निकालने की जरूरत है। चल रही है, हम लोग का इंटरनली चल रहा है, बातें चल रही है। अब क्योंकि हम लोग उसको फ्रंट में नहीं ला रहे हैं, तो अभी नहीं ला रहे हैं, तो इस पर उनको लग रहा है कि नहीं वो लोग कुछ भी नहीं और फेल हो गए वहां पर भी। ऐसी बात नहीं है, काम चल रहा है, इंटरनली सारे काम चल रहा है, और हम लोग 2024 में कैसे विजय प्राप्त करके आप देखेंगी। प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल रही है आपको?
एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह गए प्रेम कुमार जी कि ये तो आपको भी सोचना चाहिए और आपके लिए भी चिंता का विषय है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते थे, आप खुद कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। कौन से विचारधारा पे चल रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के कितने सारे नेता आपके यहाँ पर हैं, तो ये विचारधारा मिक्स तो नहीं हो रही है सर? अभी मैं सुन रहा था प्रेम कुमार जी को। प्रेम कुमार जी ने एक बात और कही थी कि आज पार्टी में से कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, इसके बारे में चिंता करनी। अभी बड़ा अच्छा विषय उठाया था कि इसके बारे में अभी मेरा 2024 के चुनाव के विषय बातें करने लगे चिंता। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देखिए, आपको कांग्रेस की जो आपने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जितने लोग अभी तक आए हैं उनको सब लोग हमारे यहाँ सब जो संघ के शिविर लगते हैं या जो हमारे यहाँ एकत्रीकरण होते हैं उसमें सिस्टम सिखाया जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसा बिहेवियर आपको रखना है और किस तरह आपको जनता से काम करना है और मिलना है। ये नहीं कि आपको भारत की युवा पीढ़ी जनता ने आपको मुख्यमंत्री, आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, पार्षद बनाया और आप उससे दूरी बना के रखिए, तो ये भाजपा में नहीं हो। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है और भारतीय जनता की पार्टी है, तो उसके साथों मजबूती बना के रखनी पड़ेगी, चाहे बेशक कांग्रेस में। तो आज मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको साथी जी कि 2024 और 2022 तक अब से कम से कम 185 से 80 लोग भारतीय जनता पार्टी में सांसद और विधायक कौन आ चुके हैं। क्या चिंतन मनन था जो आना पड़ा उनको? क्या कभी गहराई तक पहुंचा? ज्योतिराव सिंधिया जैसे पारिवारिक और बहुत लंबे परिवार से कांग्रेस सेवा कर्मचारी क्यों चले गए? जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी, जिनके पिता बलराम जाखड़ जी मंत्री कई बार रहे, ऐसा क्या हुआ जो 2-3-4 पीढ़ी कांग्रेस जाने के बाद चले आए? क्या दर्द जाना? अगर कागजी कार्यकर्ताओं को अगर दर्द नहीं जाने की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो वो कार्यकर्ताओं से मुक्त हो जाएगी एक दिन और उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। ये पार्टियों को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है जो कांग्रेस में हो रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन जब तक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से नजदीकी बना के रखते हैं, मंत्री और जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं या प्रदेश के महामंत्री हैं, जो प्रदेश नेतृत्व जिला नेतृत्व जब तक कार्यकर्ताओं से रूबरू रहेगा, कार्यकर्ता समन्वय बना के रखेगा, उस पार्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जो बड़े नेता जो भ्रमण करते थे गांधी परिवार का, उन्हीं धिक्कार से निकाला गया जो कि कांग्रेस को छोड़ के गए। और आज भी वही स्थिति जो शुरू में आपने कही थी कि अध्यक्ष कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिलने में क्या करेंगे कार्यकर्ताओं से। और आपने कब सुना, आपने स्टेटमेंट और भी कई स्टेटमेंट सुनी कि राहुल जी कितने को बिस्कुट खिलाते होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सुनते हैं। तो देखिए, खुददार लोग अपने देश में नहीं कराया करते, वो जनता के लिए नेता बने हैं, नेतृत्व करा है, मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन पदों पर रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से इसलिए जाते हैं कि अगर पार्टी में कोई हल्का भारी या गलत काम या अनुशासनहीनता चल रही है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताऊं, पार्टी नेतृत्व को बताऊं, उसको ठीक किया जाए और उसमें चिंता की जाए। इसलिए कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारी को बताता है। चलिए, सिर्फ पदाधिकारी सुनना बंद कर देते जी जी, कांग्रेस जैसा हाल होता है। सीकर ठाकुर जी, खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत बड़ा उदाहरण है जीतू बहुगुणा जी, जिनके नेतृत्व में 22 से 23 सीटें आई थी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। जो चिंता नहीं करी गई, जो प्रियंका जी 2 संभाली तो 5 पे रह गई और वो 5 का 2 पे हुए, ये चिंता का विषय। देखिए, गांधी परिवार को कोई पसंद नहीं करता है। आज इन्हें अपना नेतृत्व चेंज करना चाहिए। ये बड़प्पन है। प्रियंका जी ने कितना बड़प्पन, सोनिया जी ने कितना बड़प्पन दिखाया था अखिलेश मनमोहन सिंह जी को तो प्रधानमंत्री बना के। तो ये बढ़ाते इनको दिखाना चाहिए। और पार्टी ये गांधी परिवार को कोई पसंद नहीं करता। ये जो इमेज क्रिएट की है वो सर आप लोगों ने तो की है, सभी को अब भ्रम फैलाया गया है, क्या किया गया है ये तो आप ही जाने सर। बाकी कांग्रेस मुक्त भारत जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया, ये शब्द आए कहां से? जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना की तरफ से बोलते हो, पाकिस्तान की तरफ से बोलते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत की अच्छी खबरें भेज के छपातियों की गंगा में नाची बह रही हैं और अच्छी खबरें अभी भी विदेश में बैठ के भारत की तारीफ कर रहे हो। क्या भारतवर्ष की जनता इतनी पागल लगती है कि देश की तरफ कौन है और विदेश की तरफ कौन है?
क्या वोट के लिए जनता ने चुना भारतीय जनता पार्टी? क्यों चुना? 1885 की पार्टी जिसके 10 पीढ़ी चेंज हो गई परिवारों की, जो कांग्रेस से बिल्कुल सम्मिलित थे, खून पसीना एक तरह कांग्रेस खड़ा करा, आज कांग्रेस विरोधी क्यों हो गए? तो कहीं तो चिंता की बात है ना। या तो सोनिया जी ने ठेका ले लिया कि कांग्रेस खत्म करके जाएंगे, या राहुल जी ने सोच लिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो कांग्रेस को खत्म करके जाऊंगा, पोटली बांध के जाऊंगा। चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर जी, चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सीके ठाकुर जी, मुझे एक बात ये भी जाननी है सर, जो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन पर आपका ध्यान शायद नहीं जा रहा है। अभी बयानों की बात कर रहे थे, आज ही का हाल ही का ये ताज़ा उदाहरण है कि लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने एक फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर लद्दाख का बिल्कुल वैसे ही स्थिति है जैसे कि अभी यूक्रेन की है। इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देश की छवि को धूमिल नहीं करते? और आप किसी और कंट्री में जाकर इस तरह के बयान अपने देश के लिए देंगे तो कैसे देश की जनता आपके नेताओं को पसंद करेगी? जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बयानों से बचने की जरूरत थी, और जो भी स्टेटमेंट को अपने देश में आकर के देने से अच्छा रहता। अब आगे देखिए कांग्रेस की क्या नीति है, किस भाव से वहां दिया गया ये तो अब राहुल जी जानते होंगे, लेकिन स्थिति स्पष्ट तभी होगी जब राहुल जी यहाँ आएंगे, उनसे बातें होंगी तो हम लोग को बताएंगे कि क्या बात है, क्यों वहां से बयान देना पड़ा। लेकिन अपने देश की बात अपने देश में करना ज्यादा अच्छा होता है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, अभी प्रदीप भटनागर जी भी 2-3 उदाहरण दे चुके हैं। इस तरह की चीजें आप लोगों की छवि धूमिल कर रही है। जिस युवा को आप खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही युवा आपसे दूर होता जा रहा है सर। और युवा नेताओं का पार्टी छोड़ना शायद इसी बात की तस्दीक करता है। कुछ तो पॉलिसी में सुधार करने की जरूरत है कांग्रेस में, और हम लोग उस पर कर रहे हैं। चिंतन शिविर में यही सब चिंताएं हुई है, यही सब बातें हुई है, और हम लोग युवाओं को कैसे जोड़ करके आगे अपने साथ ले चलेंगे, इन सारे मुद्दों पे बातें हुई और बातें आगे हम लोग करने जा रहे हैं। और जहां तक अगला चुनाव की बात है, उस चुनाव के लिए हम लोग एक पूरा भगीरथी प्रयास कर रहे हैं। सारे देश के लोग, जितने बड़े बड़े जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं देश के, सब मिलजुल करके इस रणनीति पे विचार कर रहे हैं कि जो आगामी चुनाव है उस पर हम लोग कैसे मंथन करके उसको आगे चुनाव जीता जाए। प्रेम कुमार जी, आपको लगता है सर कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है? इसमें संगठन की एकता और मजबूती एक बड़ा उदाहरण है। देखिए, सीखने की जरूरत तो हर एक पार्टी को हर दूसरे पार्टी से होता है, और हर व्यक्ति भी दूसरे से सीखता है। तो ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता उठ करके बीजेपी में ही आ रहे हैं। जाहिर बात है कि कांग्रेस में जो लालन पालन नेताओं का हुआ है, उस लालन पालन को बीजेपी अप्रिशिएट कर रही है, तभी तो अपने यहाँ उनको बुला के जगह दे रही। फिर दूसरी बात आप देखें, जैसे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत जुटाने के लिए 2 साल तक जो लगातार देश भर में कैंपेन चलाया, दूसरे राज्यसभा के सदस्यों को अपनी पार्टी से टिकट देके राज्यसभा में लाने के लिए, उनकी पार्टी छोड़वाने के लिए, उसमें कांग्रेस भी थी, समाजवादी और दूसरे क्षेत्रीय दल भी थे। वहां से तोड़ तोड़ करके वो बीजेपी में शामिल कराते गए और एक कैंपेन बना के, उनके पास थैली आज बड़ी है, किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे अमीर पार्टी है, तो वो राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप किसको दोष देंगे? आप कह सकते हैं कि जो लालच में गया उनका दोष है, लेकिन जो पोटली खोल कर बैठा है क्या उनका दोष नहीं है? उनको अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता, अपनी राजनीतिक विचारधारा अगर इतनी प्रिय है
तो सभी क्षेत्रीय दल और विपक्षी दल से बुला बुला के राज्यसभा में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही? तो ये भी एक बात है जो कि भारतीय राजनीति की सच्चाई है। और ये सच्चाइयाँ क्या किसी को समझ में आ रही हैं सर? सच्चाई तो बहुत कुछ है प्रेम कुमार जी, लेकिन अभी सच्चाई देखना कौन चाहता है? और इन सच्चाइयों के सहारे क्या कांग्रेस पार्टी की नैया पार लग पाएगी या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक पाएगा? मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस के बारे में बहुत बात कही जाती है कि ये बर्बाद हो चुकी पार्टी, बुरी हो चुकी पार्टी, या अब अपना पुराना जनाधार खो नहीं सकेगी। हाँ। लेकिन आंकड़ों में देखिए 2009 में कांग्रेस को कितने वोट मिले, 2014 में कितने मिले और 2019 में कितने मिले। 2014 में कांग्रेस को 1,35,00,000 कम वोट मिले 2009 के मुकाबले जी। और वो वोट मेकअप हो गए 2019 में, यानी 2009 में जितने वोट मिले कांग्रेस को उतने ही वोट मिले, लगभग 13 करोड़। तो कांग्रेस का वोट घटा नहीं है, इसके बावजूद कि वो आज बुरे दौर में है। बीजेपी का वोट बढ़ा है 7 करोड़ से करीब 13-14 करोड़ और अब 22 करोड़। तो बीजेपी का वोट बढ़ा है, उसकी पार्टी बीजेपी ने प्रोग्रेस किया है, ये सच है। लेकिन इस बुरे दौर से गुजरने के पीछे की वजह प्रेम कुमार जी आप क्या समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस जो इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है और ये वजह किस तरीके से खत्म हो? देखिए, इस वजह की शुरुआत तो आप अन्ना आंदोलन के समय ले सकते हैं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला और कांग्रेस छद्म किस्म के भ्रष्टाचार जो वास्तव में हुए भी नहीं, जैसे कोयला घोटाला, इस तरह के कोई बातें सच साबित नहीं हुई, इसके बावजूद उस ट्रैप में फंसी और उसका मुकाबला नहीं कर सकी और भ्रष्ट पार्टी उनको मान लिया गया। वहां से शुरुआत हुई। लेकिन जब बीजेपी जीत कर आती है तो बीजेपी ने अपना नैरेटिव सेट किया और उस वजह से 2019 में कांग्रेस न तो अपने उस झंझावातों से निपट पाई और न बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला कर सकी और न आज कर पा रही। इन्हीं कारणों से कांग्रेस की जवाब नहीं खोज पा रही है कि वैचारिक रूप से कैसे जवाब दिया जाए, या जो धर्म और राष्ट्रवाद का जो कॉकटेल पेश किया जा रहा है उसके मुकाबले हम कौन सी नीति लेकर के आए। तो ये निश्चित रूप से विचारधारा की लड़ाई है। यही वजह है जहां बीजेपी का कहीं भी थोड़ा सा कमजोर होता है प्रभाव, तो वहां आम आदमी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी उठकर आ जाती है, लेकिन कांग्रेस नहीं आ पाती। जी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उसका जवाब देने में अभी सक्षम नहीं कर पा रही है खुद को। यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। प्रदीप भटनागर जी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी गांधी जयंती से, इस यात्रा पर आपकी कोई खास टिप्पणी? क्योंकि लोगों को आप बताएंगे कांग्रेस पार्टी आपकी नीतियों के बारे में, आपकी नीतियों की वजह से किस तरीके से देश गर्त में जा रहा है, ये संदेश अब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारत जोड़ो जो यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब शुभकामना देते हैं कि आपको पूरे भारतवर्ष में उनकी भारतीय की शुद्ध लेने के लिए आपको रथ में बैठना पड़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कम से कम भारत जोड़ो जो अभियान आप चला रहे हो, जो सरदार पटेल जी ने भारत जोड़ो अभियान चलाया था, और उसके बाद जो आपने अपने चुनावी स्टंट को लेके भारत छोड़ो, गरीब को पीछे धकेलो, किसान को घुसेड़ को धकेल को मस्ती कहकर जो अभियान चलाया, आप उसको ऊपर उभार के लाना चाहते हैं। आज आपकी प्रजा और जनता की जो चिंता रथ में बैठ की हो रही है, मैं तो उसकी शुभकामना देता हूँ। मगर अपने घर को सबसे पहले देखिए, आपके घर में जाइए। आप जनता को क्या बताएंगे यार कि आरबीएन जी चले गए, ज्योतिराज सिंधिया चले गए, पंजाब से जितने थे पिछले जात से वो चले गए, आप क्या बताएंगे उन्हें? आपके बताने के मुद्दे कुछ थी ना आपको। आप ये बताएंगे कि हमने चाइना के खिलाफ हमने बीजेपी को घेरा, मगर चाइना के कभी जाके चाइना के एम्बेसी पे विरोध नहीं करा। हमने बोला तो साइंस में छपाई, तो हमने जो है भारत को एकता के लिए, अखंडता के लिए हमने जो है जो लाशें बह रही थी हमारे भाइयों की, हमने उनकी फोटो भेज के न्यूयॉर्क टाइम में दिखाई। आप ये बताएंगे जाके, आप ये बताएंगे देखिए मैं विदेश जाके बड़ी तारीफ करके आया हूँ देश के प्रधानमंत्री की,
भटनागर जी सुनिए तो सही, वो बताएंगे जाकर कि देश में महंगाई कहां तक पहुंच गई है। वो लाशों के वो ढेर याद दिलाएंगे जो कोविड के समय में गंगा में बहते हुए नजर आए थे। वो किसानों की स्थिति के बारे में लोगों को बताएंगे। वो बताएंगे कि अब गरीबी रेखा से कितने ज्यादा नीचे लोग जा चुके हैं। ये तमाम चीजें बताएंगे अब वो जाकर। अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे वो लोगों को। आपकी बात ठीक है कि पहले आप अपने परिवार को समेटिए, लेकिन अब वो पहले भारत को समेटने जा रहे हैं। और मैं तो ये जानना चाह रही थी कि भारत कहां से टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की कवायद अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। भटनागर साहब। हाँ पल्लवी जी, इनकी नजरों में भारत जो है वही भारत है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कभी संयुक्त राष्ट्र की बैठक होती थी या G20 कुछ होता था तो हमारा प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे। आज वो आगे खड़े होते हैं, आज ये मजबूरी है। प्रधानमंत्री मौन रहते थे, आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे देश के प्रधानमंत्री आते एयरपोर्ट पे। आइए चक्कर ये है, ये थोड़ी ना बताएंगे कि देश की जो सरकार चल रही है उसने करीब 1,48,000 गाँवों में पानी पहुंचा दिया, करीब 50 लाख से ऊपर गरीबों को पानी दे दिया। ये थोड़ी ना बताएंगे कि अब पूरे देश में टीवी देखती है जनता, 100 करोड़ से ऊपर जनता जो है हमारे देश में टीवी देखती है, थोड़ी ना बताएंगे कि अब जो घर में बल्ब जलता है सबसे, ये थोड़ी ना बताएंगे। एलईडी की जो क्रांति आई है और सौर ऊर्जा की जो क्रांति लाए हैं गांव और देहातों में, उसके बारे में थोड़ी ना बताएंगे। आज गांव के बगल से एक्सप्रेस निकल रहा है, उसके बारे में थोड़ी ना बताएंगे। आज स्वयं रोजगार के लिए आज जो प्रधानमंत्री ने जितना भी अपना चीजें चलाई उसके बारे में थोड़ी ना बताएंगे। जो छोटे लघु उद्योग थे जिनका फाइनेंशियल करके आज जो 450 करोड़ का मुनाफा उन्होंने कमा के दिया है, उसके बारे में थोड़ी ना बताएंगे लोग। ये अच्छी बताएंगे, कमियां बताएंगे ना सर। आप उनके यूपीए के समय में जब आप विपक्ष में थे तो आप कौन सी अच्छाइयां गिनाते थे? आप भी तो कमियां गिनाते थे। अब उनकी बारी है, अब वो कमियां गिनाएंगे। और दूसरी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैं रिएक्शन चाहती हूँ आपका प्रदीप भटनागर जी। सुनिए, अभी जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें ये बात रखी गई थी कि 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं उनकी 50% हिस्सेदारी अब कांग्रेस पार्टी में होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद युवा नेताओं का पार्टी छोड़ना क्या दर्शा रहा है? और वो युवा नेता आपके पास आ रहे हैं, आप भी उन्हीं की नीतियों पर काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी युवा होने चाहिए। खैर आप तो चाहते ही यही थे कि आपकी पार्टी युवा पार्टी रहे, लेकिन उनके युवा क्यों खाली कर रहे हैं आप सर? नहीं, हम खाली नहीं कर रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए राजनीति में शुरुआत करी थी और आज उन युवाओं को ही कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा, उसके बारे में राहुल जी को बताना चाहिए। हमारा युवा देश है और युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और युवा सोच के साथ, और उसका हमने वंदन और अभिनंदन करा है। और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनको आगे लाए हैं और भारतीय राजनीति में भी आगे लाए हैं। और नई चीजों में विदेश मंत्रालयों में इन चीजों में नई सोच को लेकर इनको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि अगर हमें नया भारत बनाना है तो नई सोच भी चाहिए। मगर राहुल जी कैसे बताएंगे? आरपीएन सिंह जी हैं, पायलट जी हैं, रुद्रा सिंधिया जी हैं, जितेंद्र प्रसाद जी, जो युवा इन्होंने जोड़े थे, उन्हें क्यों कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा? ये युवाओं से कांग्रेस ओल्ड में क्यों आ गई, थोड़ा उसको ही बताना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब तो आपको ठाकुर साहब देंगे। और अगर पंडित जी मेरी कहीं अगर सवाल में गलती हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। प्रदीप जी जिस ढंग की बात आप किया कि प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े होते थे, प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस जिस आधारशिला को रखा आप उसी वक्त डंका बजवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ढंग से अपना मैनेजमेंट करवा करके अपना डंका बजवाते हैं, वो ऐसा है नहीं दूसरे देशों में। आप अपने प्रधानमंत्री जी को बताइए कि वो जो डंका स्पेस में पिटवाते हैं, झूठी बयान दिला करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री तो है, आप शायद उन्हें अपना प्रधानमंत्री ना मानते हो, मेरे प्रधानमंत्री तो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री, इसलिए मैं कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जो देश के प्रधानमंत्री थे, और वो प्रधानमंत्री जी सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते। मीडिया मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट बना करके मोदी जी हल्ला करवाते हैं, मोदी मोदी मोदी। हिंदुस्तान से लोग जाते हैं हल्ला करने के लिए, हिंदुस्तान से लोग लेके पकड़ के जाते हैं, चलो वहाँ मोदी मोदी करना और पूरे हिंदुस्तान को सुनाना है। इस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी कांग्रेस को। कांग्रेस को काम में विश्वास था। साहब आपके शब्द उनको गाली बक रहे हैं जो विदेश में रहते हैं और हमारे देश में हजारों डॉलर नहीं रहते हैं, हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। आप उनको बोल रहे नहीं,
हिंदुस्तान से कुछ कंपनी के लोगों को यहाँ से पकड़ के ले जाया जाता है कि चलो वहाँ मोदी करना और वहाँ डंका बजाना और हिंदुस्तान को पेश किया जाता है। विदेश में विदेशी लोगों को कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो सब दिखता है। आपने देखा अभी यूक्रेन में गए थे, इस ढंग से एक मेयर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को डांटने का काम किया, तो ये उसको आपने नहीं दिखाया। तो बहुत सारा ऐसा केसेस है जहाँ की मैनेजमेंट, कांग्रेस मैनेजमेंट करके अपना प्रचार नहीं करती थी, हम कांग्रेस के लोग हैं और हम ये कर रहे हैं देश के हित में। राहुल जी विदेश में अब क्या मैनेजमेंट दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं राहुल जी विदेश में बैठ के, क्या पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है प्रवीण जी, इसी का एक हिस्सा है। राहुल जी वहाँ गए, पत्रकारों ने उनसे पूछा होगा, वो अपना बयान दिए होंगे, तो उस बयान को आप यहाँ पर दिलवाते हैं। लंबा बयान दिया 20 मिनट का, कि छुट्टी नहीं हुई, इतनी व्याख्या कर दी, इतना बयान दिया। जब वहाँ से पत्रकार बात करना चाहेंगे तो बयान देंगे ही, और जब उन्होंने बयान दिया तो उसको आप पकड़ करके यहाँ पेश करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ बांग्लादेश में आजादी दिलवाया था, उसमें हम लोग भी जेल गए थे, ये गए थे। तो ये छोटे बयान उसको आप डाल देते हैं, लेकिन जो राहुल जी से कोई बयान में चूक हो जाती है उसको आप प्रायोरिटी दे करके पूरा हिंदुस्तान में फैलाते हैं। ये देखिए, ये सब राहुल जी ने ये बताया था, राहुल जी ने कमेंट, राहुल जी ने आर्थिक क्षति हो रही है, जिस ढंग से आर्थिक क्षति हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद जो इस देश को विनाश के कगार पर लाया था, वह आज तक पूर्ति नहीं हो पाया है। उसको पकड़ने की कोशिश किया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज देश की आर्थिक स्थिति कहाँ है, रुपया का दाम कहाँ चला गया है, और हमारी बेरोजगारी, कितने बेरोजगार हो गए इस देश में, उसको कैसे गेन किया जाए, उस पर विचार करिए। आप जो लोगों को धर्म का भूत पिला रहे हैं, उससे रोकने की कोशिश करिए, सब सतह होगा। और जो राहुल जी ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान के तहत हम लोग निकलेंगे, उसका यही उद्देश्य है कि आप धर्म की आड़ में धर्म का भूत मत पियो। आप किनको लेके जाएंगे, अपनी जान में स्वाभिमान के लिए बता दीजिए कुछ नाम। कपिल जी को कपिल सिब्बल जी को लेकर जाएंगे, आनंद शर्मा जी को लेकर जाएंगे, कपिल सिब्बल को लेकर जाएंगे, बताइए। कोई ईमानदार नेता बताइए जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना लगा और वो मंच पे बैठ के बोलेगा कि मैं ईमानदार हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आपका एक नीति है, आपकी एक नीति है। माननीय सुशील मोदी जी के एक कलम से चिट्ठी लिखते हैं, उसी को सीबीआई दर्ज करती है और उसी को लालू जी का छापा पड़ता है। सर मैंने आप सवाल पूछा कि ईमानदार का नाम बता दीजिए, ईमानदार को जिसको बताएंगे आप बताइए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी और सीबीआई को अपना चल रहा है, प्रियंका जी पे भी केस चल रहा है, आज से संपत्ति का जमीन घोटाला। एक एक करके बात कर लेते हैं सर। तो ईमानदार नाम बताइए ना, रब से कोई ईमानदार आपका नेता बैठे ना, उसका नाम तो बताइए। सभी ईमानदार हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज केंद्र में सरकार चल रही है, सेंट्रलाइज घोटाला है। जो गैस सिलेंडर आप बेच रहे हैं वो सेंट्रलाइज घोटाला है। जो किसानों को आप पैसा देने का काम कर रहे हो सेंट्रलाइज घोटाला है। सब कुछ दिखेगा, ओपन क्यों कर रहे हैं? सब दिखेगा। आप उसको कितना छुपा के रखेंगे? आप लोग करिए ना ओपन जी, ओपन करिए, क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आप इतने घोटाले के नाम बता रहे तो ओपन कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे आप? सर अब वो घोटाले आपके ओपन करेंगे तो फिर उनके क्या क्या आप ओपन कर देंगे, ये भी तो नहीं पता है ना। फिर कितने ईडी पीछे पड़ जाएगी, कहीं सीबीआई पीछे पड़ जाएगी, कहीं कौन सी एनआईए पीछे पड़ जाएगी, पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ जाता है विपक्ष के नेताओं के। तो आधे से ज्यादा लोग तो इसी डर के मारे कुछ ना खोलना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। राकेश जी, अगर ये जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, अगर कोई इल्जाम या एफआईआर एलिगेशन होती है तो उस जांच एजेंसी का काम है उसकी जांच करना। तो पेगासस घोटाला जो पेगासस मामला था उसका भी तो कर रहे हैं ना, जो राहुल जी ने जो छोटे उठाया था, एफआईआर दर्ज करी। ठीक सर, ठीक है। प्रेम कुमार जी, अब आप सर क्या समझ रहे हैं, क्योंकि इसी साल दिसंबर में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश उनमें सबसे ज्यादा ऐसा राज्य है जिनके चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? हिमाचल प्रदेश की खासकर मैं बात करूं तो उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप कर दिया था, तो वो तो चाहेंगे कि हम सत्ता में वापसी कर लें। अभी आपको स्थिति वैसी नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात में कोई कमाल कर जाएगी कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो बहुत मजबूत है। एक तो चुनाव से पहले वो
अपने उन सभी संभावित क्षेत्र को बंद करने के लिए जहां से उनको नुकसान हो सकता है वो दूसरी पार्टी को तोड़ते हैं। चुनाव से पहले तोड़ते हैं, चुनाव के दौरान तोड़ते हैं, और उसके बाद भी अगर कमी रह गई सरकार बनाने में तो जो संभावित सरकार बनने वाली होती है विपक्षी न बने इसलिए उसको तोड़ते हैं, और अगर उनकी सरकार बन गई तो बनी हुई सरकार को भी तोड़ डालते हैं। ये क्षमता है बीजेपी की। तो इस क्षमता से लड़ने का मादा निश्चित रूप से आज के विपक्ष में नहीं है। गुजरात में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था कांग्रेस ने अच्छा गेम किया था, ऐसा इस समय लगा था। मीडिया में तो हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसी स्थिति भी आ गई थी 2-3 बजे तक शाम होते होते सीन बदल गया और अंततः वो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करके भी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस अब कितनी मजबूती के साथ उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाती है, ये बड़ा सवाल है। चूंकि वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों की धरती है और दोनों आज प्रधानमंत्री और अमित गृह मंत्री के रूप में मौजूद हैं, तो ये लड़ाई कांग्रेस के लिए बड़ी है। और अगर कांग्रेस जीतती है तब तो पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। गुजरात का इतना महत्व है, लेकिन आसान नहीं है। गुजरात, हिमाचल में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उपचुनाव में दिखा है। जब प्रतिभा जी जीत कर आई, उपचुनाव में सांसद बनी, तो ये दिखा है। तो हमें लगता है कि अभी वक्त है उस चुनाव को लेकर के, अभी से कुछ बहुत बोला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस से अगर इस तरह से लोग जाते रहेंगे और जुड़ेंगे नहीं और कोई एक ऐसा नैरेटिव चला जाएगा कि केवल कोशिश है ना प्रेम कुमार जी, ये भारत जोड़ो यात्रा जैसे कदम, 50% युवाओं की हिस्सेदारी, ये कदम इसी दिशा में तो बढ़ाए जा रहे हैं। आपको कोई फर्क महसूस होगा या आपको ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से कुछ बहुत बड़ा हासिल कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, या 50% युवाओं की हिस्सेदारी का जो दांव चल रही है कांग्रेस पार्टी, इससे कुछ होगा? क्योंकि मुझे बिल्कुल याद आ रहा है सर, उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रियंका गांधी ने ऐलान तो कर दिया था कि हम 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रखेंगे, वो पैतरा भी काम नहीं आया। अब ये 50% युवाओं की हिस्सेदारी का पैतरा कितना काम आ सकता है? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी अगर इस भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो किस हैसियत में कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर उससे पहले संगठनात्मक चुनाव हो जाते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं, तब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अगर ये यात्रा होगी तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज एक सांसद पूरे देश को एकजुट करने के लिए यात्रा करे तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए अक्टूबर से पहले सितंबर तक जो संगठनात्मक चुनाव पूरे होने हैं उसका नतीजा हमें देखना पड़ेगा, तभी हम उस यात्रा का मूल्यांकन कर पाएंगे। अभी आज की तारीख में हमें लगता है कि फ्लैट बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तब फायदा होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तब नुकसान होगा। इस रूप में मैं इस यात्रा को देखता हूं। सीके ठाकुर जी, संगठन के चुनाव होने की कोई आसपास उम्मीद है या फिर जैसे अभी तक टाले जा रहे हैं वैसे ही आगे भी टलने की ही उम्मीद है? नहीं, संगठन का चुनाव तो होना ही है। अब तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा। के बाद आपने ठीक कहा प्रेम जी ने कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कोई भी आदमी दौरा करता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक सांसद के नाते इम्पैक्ट अलग पड़ता है। लेकिन कांग्रेस अभी इसी पहलू पे अभी जो चिंतन शिविर हुआ इसके बाद अब इसी पे जा रही है कि संगठन को विस्तार करके ही हम लोग यहाँ पे यात्रा पर निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं सर कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को उतना फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जितना होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से बड़े नेता, युवा नेता टूट रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही कि ऐसे युवाओं को आप एकजुट कर पाएं। क्या वाकई में ये बातें सच हैं? आप लोगों को अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है? आ तो खैर कम ही रहे हैं, जा ज्यादा रहे हैं सर। नहीं, फर्क पड़ता है। देखिए, जो लोग जिनको आपको आपके मीडिया में न्यूज नहीं आता है, लेकिन जो लोग पता चलता है पार्टी को कि ये लोग हमारे घर छोड़ करके जाने वाले हैं, अच्छे व्यक्तित्व का आदमी है, उनको रोका जाता है। ऐसा नहीं है, हार्दिक को भी कहा गया, लेकिन चूंकि ये मन बना चुके थे इनको जाना है तो जाना है, इनको कहीं से अच्छा प्रलोभन मिला। मैंने क्या कहा कि जो जिनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं पूरी होती यहाँ पे वो जा सकते हैं, जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरनली मन बनाए कि नहीं हम पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको रोका जाता है।
पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व एक टीम बना करके भेजते हैं कि नहीं ऐसा क्यों नाराज हो। आपने कहा सचिन पायलट जी की बात, सचिन जी भी रुके, संगठन में बने हुए हैं, और जब पार्टी बड़ी होती है तो लोग कहीं न कहीं विरोध आपस में होता है और उसकी टकराहट होती है, उसको रोकने का प्रयास होता है। यदि नहीं होता तब तो आज सब कोई पार्टी छोड़ के चले गए होते। एक दो आदमी जो पूरी तरह से मन बना लेते हैं हमको निकलना है। संख्या बल नहीं था सचिन पायलट के पास, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और उसके बाद से जो उनके अधिकार छीने गए वो अभी तक उन्हें वापस दिए नहीं गए हैं। ये भी बताइए जरा, फिर सचिन पायलट को आपने कौन सी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी या बड़ा अधिकार दे दिया? उप मुख्यमंत्री थे वो पद उनसे छीना गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद उनसे छीना गया, तमाम पद तो आप लोगों ने उनसे छीन लिए। उसके अलावा अब कोई जिम्मेदारी उनके पास ऐसी खास नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन दिल्ली दरबार में हाजिरी बराबर लगती रहती है उनकी। नहीं, पद छीना नहीं गया, वो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना है, उस पे उनके अनुसार किया गया, और अब तो आने वाला समय उन्हीं का है। बड़ी बात कह रहे हैं ठाकुर साहब, सोच समझ के कहिए, आने वाला वक्त उन्हीं का है। आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस घोषित कर देंगे? कह रहा हूँ अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, दोनों का उम्र का काफी तफरका है, तो अशोक गहलोत जब राजनीति से रिटायर करेंगे तो उन्हीं का तो समय है, मैं ये कह रहा था। तो इसलिए उनको पेशेंस से रहने की जरूरत है, और राजनीति में पेशेंस का चीज भी है, राजनीति में धैर्य रखने की आवश्यकता है, तो काफी फल मिलता है और जन सेवा के लिए काफी अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, इसलिए वो नहीं है, आने वाले समय तो उनका निश्चित रूप से है। प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का धैर्य छूटने वाला होता है आप उन्हें लपक लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र सिंह इसके उदाहरण है। ये एक बहुत बड़े परिवार से लोग आते हैं, और ये लोग वो हैं कि जो अपने विधानसभा लोकसभा का वर्चस्व रखते हैं और बहुत दूर तक रखते हैं, और अगर पार्टी में आए हैं तो इनको स्वागत है इनका, और लाया गया है क्योंकि इनको कुछ देश के प्रति करना था, कुछ जागरूक थे, कुछ करना चाहते थे। ये नहीं, इन्हें लाया इसलिए गया, और लाके देखिए आपके सामने नेतृत्व में किस तरह काम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो आप कुछ देख रहे हैं। और नारायण आपके सामने कौन सा भ्रष्टाचार लग गया जिनके इस मामले में बता दीजिए, कौन अपना काम पूरा नहीं करता वो भी आपके सामने है। मगर काम को आप किसी को आगे बढ़ाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की जिज्ञासा होनी चाहिए इस नेतृत्व में, और वो कांग्रेस में नहीं थी, तो इसलिए जब घुटा महसूस कर रहे तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए और युवाओं को आगे बढ़ाते हैं सर, तो पुराने और परिपक्व नेता कहीं ना कहीं बुरा मान जाते हैं। यही इस समय कांग्रेस की बड़ी दुविधा बनी हुई है कि करें तो क्या करें, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में इस समय कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस समय ऊहापोह की स्थिति में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से शुरू की जाएगी। अब विपक्ष और तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले आप अपनी पार्टी को जोड़िए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालिएगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो नेता लगातार साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, इन्हें किस तरीके से एकजुट कर पाएगा कांग्रेस आला कमान। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।